नंदिता के हाथ आज बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने फुर्ती से अपना टिफिन बैग में रखा, जरूरी फाइलें उठाई, कैबिन बंद किया और जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ी। दौड़ते भागते जब वह बस स्टैंड पहुंची तो उसकी बस निकल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। अब अगली बस कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं था। ऊपर से बस वाले भी तब तक बस नहीं चलाते जब तक वह पूरी तरह यात्री से भर न जाए। मजबूरी में वह खाली बस में जाकर बैठ गई। वैसे भी आज वह पहले ही आधा घंटा लेट हो चुकी थी और अब बस के इंतजार में कम से कम आधा घंटा और निकल जाएगा। उसके मन में बार बार यही डर उठ रहा था कि अगर वह देर से घर पहुंची तो सास और पति दोनों मिलकर उसे खरी खोटी सुनाएंगे। आखिर कमाने वाली बहू तो सबको चाहिए, लेकिन साथ ही वही बहू घर की सारी जिम्मेदारियां भी अकेले निभाए, बिना किसी शिकायत के सबकी सेवा करे और आदर्श बहू भी कहलाए। चाहे घर का बेटा अपनी जिम्मेदारी से कितना ही दूर क्यों न भागता हो। शादी से पहले जिस नौकरी का पूरे गर्व से बखान किया जाता है, शादी के बाद वही नौकरी बहू के लिए सबसे बड़ा अपराध बना दी जाती है। खिड़की से बाहर देखते हुए नंदिता की आंखों के सामने अपनी शादी के शुरुआती दिन घूमने लगे। जब वह विवान की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई नई बहू की एक झलक पाने के लिए उत्साहित था, क्योंकि पूरे परिवार में वह पहली बहू थी जो एक बड़ी कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत हुआ था। उसकी सास सावित्री देवी बड़े गर्व से उसकी आरती उतार रही थी, जबकि ननद ईशा अपनी सहेलियों से मुस्कुराते हुए कह रही थी, मेरी भाभी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। हमारे पूरे परिवार में पहली बार इतनी पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर बहू आई है। उधर सावित्री देवी भी रिश्तेदारों के बीच गर्व से कह रही थी, हम बहू और बेटे में कोई फर्क नहीं करते। जब हमारी बहू ने इतनी मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है तो उसे नौकरी करने से क्यों रोके। हमारे लिए बेटा बेटी और बहू तीनों बराबर है। उन बातों को सुनकर नंदिता का मन खुशी से भर गया था। उसे लगा था कि उसे सचमुच एक प्रगतिशील परिवार मिला है, लेकिन यह खुशफहमी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। शादी की छुट्टियां खत्म होते ही जब उसने दोबारा नौकरी शुरू की तब घर वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। अब उसे रोज सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम करना पड़ता, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता, फिर ऑफिस भागना पड़ता। शाम को लौटने के बाद भी आराम का एक पल नसीब नहीं होता था। पूरा परिवार उसके घर आने का इंतजार करता रहता ताकि वह आकर रात का खाना बनाए और बाकी सारे काम भी निपटाए। एक दिन ऑफिस में जरूरी मीटिंग होने के कारण उसे निकलने में काफी देर हो गई। ट्रैफिक भी बहुत था, इसीलिए घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि विवान, सावित्री देवी और ईशा तीनों ड्राइंग रूम में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सावित्री देवी ने नाराज होकर कहा, बहू, यह कोई घर आने का समय है? तुम्हारे इंतजार में हम सब भूखे बैठे हैं, अब पता नहीं खाना कब बनेगा। नंदिता कुछ पल के लिए हैरान रह गई। इतने सारे लोग घर में मौजूद थे, फिर भी किसी ने खाना बनाने की जरूरत तक नहीं समझी। तभी ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से खाना बनाइए, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। और हाँ, आज कुछ अच्छा सा बनाइएगा। नंदिता बिना कुछ बोले अपना बैग कमरे में रखकर रसोई में चली गई। वहां जाकर देखा तो घर में सब्जी भी खत्म हो चुकी थी। ऑफिस से देर होने के कारण वह बाजार से सामान भी नहीं ला पाई थी। मजबूरी में उसने जल्दी जल्दी दाल चावल, गरम रोटियां और सलाद तैयार किया और सबके सामने परोस दिया। विवन अब भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही ईशा ने थाली देखी, वह मुंह बनाकर बोली, क्या भाभी, आज भी सिर्फ दाल चावल? इतना इंतजार करवाने के बाद कम से कम कुछ अच्छा तो बना सकती थी। ईशा ने दाल चावल की थाली देखते ही नाराज होकर कहा, भाभी, कोई और भी सब्जी भी बना लेती, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे यह सब बिल्कुल नहीं खाना। मैं तो अभी पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल उठाया और पिज्जा ऑर्डर करने लगी। यह देखकर नंदिता से रहा नहीं गया। उसने शांत स्वर में कहा, दीदी, घर में सब्जियां नहीं है, इसीलिए मैंने दाल चावल बना दिए। अगर पिज्जा ही मंगवाना था तो खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? आप पहले ही ऑर्डर कर देती। नंदिता की बात सुनते ही सावित्री देवी ने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लिए और दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सोचा था बहू आएगी तो घर में सुख शांति आएगी, लेकिन यहाँ तो हर रोज नया तमाशा देखने को मिलता है। दिन भर घर संभालो और बदले में खाने को मिलती है सिर्फ दाल चावल।
अब तो मेरी बेटी के पिज्जा पर भी इसे ऐतराज होने लगा है। नंदिता ने हैरानी से कहा, मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने लगी? उसके इतना कहते ही विवान गुस्से में आग बबूला हो गया। वह ऊंची आवाज में बोला, ये कोई समय है घर आने का? नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी मनमानी करने लगो। अगर घर वालों को ढंग का खाना भी नहीं खिला सकती तो इस घर में तुम्हारी जरूरत ही क्या है? ऊपर से माँ से बहस भी कर रही हो। नंदिता भी पहली बार थोड़ी दृढ़ आवाज में कहा, विवान, मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विवान ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक पड़े उस थप्पड़ से नंदिता स्तब्ध रह गई। विवान बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही सावित्री देवी भी ताने मारने लगी। पति से कोई ऐसी बात करता है क्या? जरा भी संस्कार नहीं है? थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं कर रख सकती थी? ऐसी हरकतें करोगी तो थप्पड़ तो पड़ेगी ही। अपनी गलती तो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर देती हूँ। इतना कहकर वह भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे पीछे ईशा भी होठों पर कुटिल मुस्कान लिए चली गई। पूरे घर में अकेली रह गई नंदिता, जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। एक पल के लिए उसके मन में आया कि अभी अपना सामान बांधे और हमेशा के लिए मायके चली जाए, लेकिन अगले ही पल अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। पिता तो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे और माँ अपने बेटे बहू पर निर्भर थी। नंदिता अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह वहां चली भी गई तो उसकी वजह से माँ को ही ताने सुनने पड़ेंगे। यही सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब नंदिता ऑफिस जाने की तैयारी नहीं कर रही थी तो विवान ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? नंदिता ने धीमे स्वर में कहा, सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं और सिर्फ घर संभालूं। यह सुनते ही विवान घबरा गया। उसे डर था कि अगर नंदिता ने नौकरी छोड़ दी तो घर की अच्छी खासी आमदनी बंद हो जाएगी। वह तुरंत उसके पास आया और पिछली रात ही हरकत के लिए माफी मांगने लगा। नंदिता को लगा कि शायद उससे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन यह माफी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। अब यह सब लगभग रोज का सिलसिला बन गया था। विवान गुस्से से उस पर हाथ उठाता और बाद में माफी मांग लेता। नंदिता हर बार रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। धीरे धीरे सावित्री देवी और ईशा को भी पूरा भरोसा हो गया कि नंदिता कभी यह घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो दोनों अपनी हर जिद मनवाने के लिए विवान को ही उसके खिलाफ भड़काने लगी। उस दिन भी ऑफिस से लौटते समय नंदिता का मन जाने क्यों बहुत घबरा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद जब वह घर पहुंची तो घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसने अंदर कदम रखा तो देखा कि विवान गुस्से में बैठा है। सामने सोफे पर सावित्री देवी और ईशा बैठी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने अपने बड़े भाई और भाभी को भी वहां बैठे देखा। दोनों के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। नंदिता समझ गई कि उन्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि शादी के 4 महीने में वे कभी अपनी इच्छा से उससे मिलने नहीं आए थे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर पूछा, भैया आप लोग अचानक, सब ठीक तो है? उसके इतना कहते ही भाभी गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोले, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी हमने, ताकि तुम अपने ससुराल वालों के सामने हमारा सिर झुका दो? पूरे घर में तुम्हारी शिकायतें हो रही हैं। नंदिता ने शांत स्वर में कहा, भाभी पहले आराम से बैठकर बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? नंदिता ने शांत स्वर में कहा, भाभी पहले आप मुझे यह तो बताइए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी बात हो गई है जिसके लिए आप इस तरह मुझे डांट रही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि सावित्री देवी बीच में ही बोल पड़ी, देखिए जरा आपकी बहन के तेवर, पहले इसे पूछिए कि इतनी देर तक यह कहाँ थी। उनकी बात सुनकर नंदिता का दिमाग घूम गया। वह मन ही मन सोचने लगी, मम्मी जी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? यहाँ तो बात सिर्फ देर से आने की थी, लेकिन अब इशारों इशारों में मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तभी विवान दोनों हाथ जोड़कर उसके भाई और भाभी के सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए साले साहब, मैंने जितना इस रिश्ते को निभा सकता था उतना निभाया, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। आप अपनी बहन को अपने साथ ले जाइए, इसका तो रोज का यही हाल है। ऑफिस तो सिर्फ बहाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, और इधर मेरी माँ और बहन पूरे घर का काम करती रहती है। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे अपने घर लेकर आया था? यह सुनते ही भाभी तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं विवान जी,
आप ऐसा मत कहिए, हम इसे समझाएंगे, अगर प्यार से नहीं माने तो 2 थप्पड़ लगाकर भी समझा देंगे, लेकिन आप शांत रहिए। फिर उन्होंने अपने पति सोमेश की ओर देखते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने का इंतजार कर रहे हो? अगर इसका घर टूट गया तो? कहते कहते वह अचानक चुप हो गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि अगर ज्यादा बोलेगी तो कहीं उसकी अपनी ननद का घर न बिगड़ जाए, जो पहले से ही मुश्किलों में था। भाभी की डांट सुनकर सोमेश ने भी नंदिता की तरफ देखते हुए कहा, नंदिता, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए न जाने कितने दुख सह लेती हैं, लेकिन तुम? भाई की बात पूरी होने से पहले ही नंदिता ने दृढ़ आवाज में कहा, भैया, आप कह रहे हैं कि बेटियां सबको सह लेती है, लेकिन जरा मुझे भी बताइए कि आखिर कितना सहना चाहिए? और भाभी की तरफ देखकर तो मुझे कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ सहा होगा। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे समझाने का अधिकार आप लोगों को कैसे मिल गया? इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री देवी ने हाथ नचाते हुए कहा, लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। जब अपनी सगी भाभी की ही नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? अब तो सबूत मिल गया, या अभी भी कुछ बाकी है? उनकी बात सुनकर भाभी भी बोली, मैं भी तो अपनी सास के साथ निभा रही हूँ, मजाल है कोई मेरे बारे में उंगली उठा दे। नंदिता ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आप अपनी सास के साथ कैसे रहती है यह पूरे मोहल्ले को पता है। आपके किस्से तो आस पड़ोस तक मशहूर है, इसीलिए कृपया मुझे सीख मत दीजिए। अगर आपके जैसी बहू इन्हें मिली होती तो इन्हें आटे दाल का असली भाव पता चल जाता। इतने में सोमेश कुछ बोलने ही वाले थे कि नंदिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, कृपया मेरे वैवाहिक जीवन में दखल मत दीजिए। जो अपनी माँ के लिए भी कभी खुलकर नहीं बोल पाया, वह आज मेरे लिए क्या बोलेगा? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इसीलिए बस मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखिए। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। यह सुनकर सोमेश की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने चुपचाप आगे बढ़कर नंदिता के सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे भाभी भी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। दोनों के जाते ही नंदिता ने विवान, सावित्री देवी और ईशा की ओर देखा। तीनों अब भी स्तब्ध होकर उसकी तरफ देख रहे थे। नंदिता ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता? यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं सिर्फ इसीलिए चुप रही क्योंकि मेरी माँ ने मुझे रिश्तों की इज्जत करना सिखाया है। मैं इस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए हर बार समझौता करती रही। लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। यहाँ तो सिर्फ मैं ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने तो आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। शायद आप भूल गए हैं कि एक औरत जब तक सहती है तब तक वह परिवार बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है तब वही औरत चुप रहना भी छोड़ देती है। नंदिता जैसे ही भीतर जाने लगी, विवाह ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ दिया कि उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। विवान गुस्से से चिल्लाया, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, हाथ पैर तोड़ दूंगा, तब सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर उसने नंदिता को जोरदार धक्का दे दिया। पहले से उसका हाथ बुरी तरह मुड़ चुका था और धक्के की वजह से उसका सिर सीधे दीवार से जा टकराया। तेज चोट लगने से वह दर्द से करहा उठी। उसे तड़पता देखकर सावित्री देवी बोली, बेटा, आज इसे ऐसा सबक सिखा दे कि जिंदगी भर याद रखे। अब तो इसके मायके से भी कोई इसका साथ देने नहीं आएगा। इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। माँ की बात सुनकर विवान और भी भड़क गया। वह नंदिता को घूरते हुए बोला, हाँ मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। नौकरी करती है तो अपने आप को न जाने क्या समझने लगी है। आज इसे बता देता हूँ कि ससुराल में बहू बनकर कैसे रहा जाता है। इतना कहकर उसने नंदिता को जबरदस्ती पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। नंदिता लगातार रोते हुए दरवाजा पीटती रही और बोली, विवान, प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे इस तरह से घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? अंदर से विवान की आवाज आई, कहीं भी जाकर मरो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शरीफ बहू की तरह रहना सीखो और जैसे हम कहें वैसा रहो, नहीं तो हमेशा के लिए कहीं और चली जाओ। तभी ईशा ने कहा, मम्मी, यह तमाशा कब तक चलेगा?
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसे तो बाहर निकाल दिया, अब खाना कौन बनाएगा। इस पर सावित्री देवी ने विवान से कहा, अरे बेटा इसे छोड़ दे, सुबह तक इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुबह का खाना तो यह बना ही लेगी, लेकिन अभी बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आराम करेंगे। उनकी बात मानकर विवान ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और आराम से सोफे पर बैठ गया। उधर नंदिता लगभग आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, यहाँ तक कि ईशा बाहर आकर खाने का ऑर्डर भी लेकर अंदर चले गए, लेकिन नंदिता को घर के भीतर आने तक नहीं दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन विवान और उसके परिवार ने किसी की बात नहीं सुनी। नंदिता देर तक घर के बाहर बैठी रही। जब रात में घर की सारी लाइटें बंद हो गई, तब उसे समझ आ गया कि ये लोग अब कभी नहीं सुधरेंगे। वह अकेली सड़क पर बैठी राह चलते लोगों और पड़ोसियों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जाना उसके लिए संभव नहीं था। तभी पास खड़ी कुछ महिलाएं आपस में बातें करने लगी। एक बोली, याद है शादी के समय यही लोग अपनी बहू की कितनी तारीफ करते नहीं थकते थे, और आज देखो उसी बहू को रात में घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर भी संभालती है, फिर भी इन्हें चैन नहीं है। दूसरी महिला ने दुख भरे स्वर में कहा, बहू की किस्मत कब बदलती है, चाहे वह कितनी भी पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर क्यों न हो। समाज की सोच आज भी वही पुरानी है। उनकी बातें नंदिता साफ साफ सुन रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह धीरे धीरे उठी और मन ही मन बोली, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठा सकती हूँ, फिर मैं इन लोगों की मोहताज क्यों बनूं। अब समय आ गया कि इन्हें इनके कर्मों का सबक सिखाया जाए। उसने पड़ोसियों से मोबाइल लिया और किसी को फोन किया। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक गाड़ी वहां आ पहुंची। पुलिस कर्मियों ने नंदिता से पूरी बात पूछी, आसपास के लोगों से भी जानकारी ली और फिर घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। लगातार दरवाजा पीटे जाने की आवाज से घर के सभी लोगों की नींद खुल गई। विवान ने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर उसके और पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नंदिता पुलिस तक पहुंच जाएगी। घर के भीतर आते ही नंदिता ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सिर्फ एक घर के अंदर आना था, अब आप जा सकते हैं। पुलिस कर्मियों ने परिवार को सख्त चेतावनी दी और समझाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही नंदिता ने सबसे पहले अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना आने पर वह आराम से हॉल में बैठकर खाने लगी। उसे इम्तनान से खाना खाते देखकर सावित्री देवी तिल मिला उठी और बोली, जरा इसकी बेशर्मी तो देखो, इतना बड़ा तमाशा हो गया और उसे जरा भी शर्म नहीं है, ऐसे आराम से बैठकर खाना खा रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो। नंदिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, सासू माँ, यह सब मैंने आप ही से सीखा है, अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने भी तो यही किया था। इतना कहकर वह बिना घबराए खाना खाती रही। तभी विवान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आज तुमने पुलिस बुलाकर बहुत बड़ा तमाशा किया है, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। जैसे ही वह नंदिता पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, नंदिता ने पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर सावित्री देवी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ईशा भी अवाक रह गई। विवान अपना गाल सहलाते हुए गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठा दिया, भूल गई कि मैं तुम्हारा पति हूँ। नंदिता ने उसके आंखों में आंखें डालकर कहा, पति? कैसा पति? कौन सा पति? क्या तुम्हें पता भी है कि पति होने का मतलब क्या होता है? पति बनने का इतना शौक है तो पहले यह भी सीखो कि पत्नी का सम्मान कैसे किया जाता है। तभी सावित्री देवी गुस्से में बोली, अगर इतनी ही परेशानी थी तो चली जाती यहाँ से, हमें भी चैन से रहने देती। नंदिता हल्की सी मुस्कुराई और बोली, इतनी आसानी से आपको चैन से कैसे रहने देती? मैं चाहती तो चली जाती, लेकिन मुझे आपका असली चेहरा सबके सामने लाना था और वह मैं कर चुकी हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी समझ लिया। अब आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं, हर एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही मैं इस घर से जाऊंगी, नंदिता ने दृढ़ आवाज में कहा। और जिस दिन हर एक थप्पड़ और हर एक अपमान की कीमत पूरी वसूल हो जाएगी, उस दिन मैं इस घर से अपने आप चली जाऊंगी, लेकिन तब तक आप लोगों का चैन और सुकून छीनकर रख दूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि अब पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है कि मेरे साथ इस घर में कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर कल को मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो सबसे पहले जवाब आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप जाने और आपका काम।
विवान कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि नंदिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोली, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझे आराम से खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से इस घर का काम तो आप खुद संभालिए या फिर अपनी बेटी ईशा से करवा लीजिए। अब मैं ना तो आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों पर लुटाने वाली हूँ। अब मैं उतना ही काम करूंगी जितना मुझे उचित लगेगा। इतना कहकर नंदिता शांत भाव से अपना खाना खाने बैठ गई। लेकिन आज घर में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से उठाकर एक शब्द भी कह सके। एक समय वह था जब नंदिता हर पल अपमान सहती थी, और एक आज का दिन था जब उसके ससुराल वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे ऊंची आवाज में बात भी कर सके। अब वह अपनी मर्जी से उठती, अपनी सुविधाओं के अनुसार खाना बनाती और अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीने लगी। घर के बाकी काम सावित्री देवी और ईशा मिलकर करती थी। अब वे दोनों नंदिता से उल्टी सीधी बात करने का साहस भी नहीं जुटा पाती थी। नंदिता ने अपनी पूरी तनख्वाह घर में देना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे सावित्री देवी को एक एक रुपए के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ने लगा। आखिर एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नंदिता के सामने आई और भावुक होकर उसके पैरों में गिर गई। नंदिता ने तुरंत उन्हें सहारा देकर उठाया और विनम्रता से बोली, माँ का हाथ अपने बच्चों के पैरों में गिरने के लिए नहीं, बल्कि उनके सिर पर आशीर्वाद देने के लिए होता है। आप ऐसा कोई काम ही क्यों करती है कि आपको किसी के सामने सिर झुकाना पड़े? मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर नंदिता ने सावित्री देवी को अपने गले से लगा लिया। उस पल ईशा और विवान भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। उन्हें पहली बार अपने व्यवहार पर सच्चा पछतावा हो रहा था। उस दिन के बाद इस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब रिश्ते डर से नहीं बल्कि सम्मान और समझदारी से निभाए जाने लगे। दोस्तों, अगर आप नंदिता की जगह होते तो क्या इतना अपमान सहने के बाद भी उस घर में रहकर अपने सम्मान के लिए लड़ते, या हमेशा के लिए वह घर छोड़ देते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।